Rebirth of Protector of Nagmani. Episode 4. माया मेरी माया, मेरी माया। कहाँ है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हूँ। माया देखो ये कैसा लग रहा है। शेषा चहकते हुए माया के आगे पीछे घूमकर माया से पूछने लगी। माया ने ध्यान से उसे देखा। अरे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या देखूं? तुम क्या दिखाना चाहती हो? ये सुनकर शेषा ने छोटा सा चेहरा बना लिया। माया, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, जरा ध्यान से देखो। माया ने इस बार बड़े ध्यान से उसे सिर से लेकर पैरों तक देखा, फिर उसके गोल घूमकर देखा। अब उसे समझ में आया कि शेषा किसकी बात कर रही थी। माया ने गुस्से से उसके कान पकड़कर पूछा, शेषा, क्या तुमने आज फिर से पिंटी के बगीचे से फूल तोड़े? शेषा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, आह आह माया छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। बोलो भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मैंने इतनी मुश्किल से सिर्फ तुम्हारे लिए वहां से फूल लाए और तुम हो क्या? माया ने प्यार से उसे छोड़कर कहा, अरे बुद्धू, तुझे पता तो है ना कि वहां जाना कितना मुश्किल है। एक तो वहां इतना कीचड़ होता है, ऊपर से फूल तोड़ते समय कांटे भी लगते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर पकड़े गए तो पिंटी के दादी हमारी कैसे बात लगती है, क्या वो तू भूल गई? शेषा ने खुश होकर पूछा, हाँ लेकिन वो तो तब ना जब हम पकड़े जाए, लेकिन आज तो मैं पकड़ी ही नहीं गई। माया ने हैरानी से पूछा, अच्छा और वो क्यों? शेषा ने इतराते हुए कहा, वो इसलिए जानी कि हमको पकड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। माया ने खुशी से फिर वो फूल लिए। उसका ध्यान शेषा के कांटे लगे हुए हाथों और पैरों पर गया। उसकी सारी खुशी पल में ही दर्द में बदल गई। उसने अपने आसपास देखा। शेषा ने मासूमी से पूछा, अरे बाबा क्या हुआ? तेरे फूल तो यहाँ है, फिर तू इधर उधर क्या देख रही है? माया ने शेषा को कमरे के अंदर जाकर उसे बिस्तर पे बिठा लिया, फिर अपने सामान से जड़ी बूटियों का बक्सा निकाला और शेषा के हाथों और पैरों में दवाई लगाने लगी। शेषा ने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा, उई माँ मर गई, क्या कर रही है? तुम ये कड़वी दवाइयाँ मुझ पे लगाना बंद करो, इससे मुझे जलन होती है। माया ने भी प्यार से कहा, शेषा तुम रोना मत, देखो मैं हल्के हाथ से लेप लगा रही हूँ, अब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। माया बड़े ध्यान से शेषा के हर एक छोटे छोटे घावों को प्यार से फूंक मारकर दवाई लगा रही थी। शेषा ने प्यार से आह भरते हुए कहा, हाय माया, तुम्हारा ये प्यार, इतना प्यार, काश काश कि मैं एक आदमी होती तो मैं पक्का तुझसे ही शादी कर लेती, तुझे खुद से दूर कभी कहीं नहीं जाने देती। माया, मुझसे वादा करो, तुम मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। माया ने मुस्कुराकर कहा, हाय इतना प्यार, और वो भी आज, आज क्या हुआ? आज कुछ खास है क्या? शेषा ने चपत लगाते हुए पूछा। माया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुमसे वादा चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझसे अभी के अभी वादा करो कि तुम ऐसे ही हमेशा मेरा ख्याल रखोगी और कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। माया ने कहा, हाँ बाबा शिवजी की कसम, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी, ठीक है? हुर्र रे, शेषा ने कसके माया को गले लगा लिया और माया ने भी शेषा प्यार से गले लगा लिया। सुनिए सुनिए, आप ठीक तो है? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, प्लीज मुझे बताइए। हे शिव जी, आप ही मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ? हे शिव जी, प्लीज प्लीज इस लड़की को ठीक कर दीजिए प्लीज। शिवन्या रो रो कर शिवजी से प्रार्थना कर रही थी, मानो दर्द उसे ही हो रहा हो, ना कि शेषा को। शेषा बड़े ही ध्यान से शिवन्या को देखे जा रही थी। जब शिवन्या की आंखों से गिर के आंसू शेषा के चेहरे पे गिरे तो उसके शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका सारा दर्द जैसे खत्म हो गया था। शेषा अब जाकर चैन की सांस ली। शिवन्या ने जब देखा कि शेषा शांत हो गई है तो उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी की, आपने इसे ठीक कर दिया। आप महान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शेषा ने अब जाकर उठने की कोशिश की और शिवन्या ने भी उसकी मदद की। उसने फिर पूछा, आप सच में व्योम की पत्नी है? क्या व्योम शादीशुदा है? शेषा अब जाकर होश में आए। नहीं नहीं, ये माया तो नहीं है, ये माया हो ही नहीं सकती। इसने आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मुझसे छीन लिया। मैं इस हमशक्ल को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर ये नहीं होती तो आज नागमणि मेरे पास होती। सुनिए, आप कहाँ खो गई? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए, मेरे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मुझे बताइए। शिवन्या को ऐसी बातें सुनकर शेषा अपनी सोच से बाहर आए। उसने कहा, तुम जो कोई हो एक बात अच्छे से समझ लो। व्योम मेरे पति है और मेरे 4 बच्चों के पिता भी। तुम उन्हें छोड़ दो, हमारी नागमणि हमें वापस कर दो और तुम जहां से आए हो अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। ये सुनकर शिवन्या की बची कुची उम्मीद भी टूट गई।
एकदम से ना जाने क्यों लेकिन शिवन्या को नागेश का ख्याल आया। उसने धीरे से पूछा, तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये नागेश कौन है और ये मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ अब और नहीं रहना। नागेश का नाम सुनकर शेषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस लड़की को भला नागेश के बारे में कैसे पता? क्या ये सच में माया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ, ये लड़की मुझे पागल कर रही है। शेषा ने डरते हुए पूछा, तुम असल में कौन हो? क्या हो और कहाँ से आए हो? शिवन्या ने कहा, मेरा नाम शिवन्या शास्त्री है। मैं किसी दुनिया से नहीं आई, मैं बस एक आम लड़की हूँ। शेषा हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्या तुम इंसानी दुनिया से आए हो? क्या तुम एक आम इंसान हो? शिवन्या ने हाँ कहा। शेषा को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। शेषा ने पूछा, तो अब क्या तुम वापस जाना चाहती हो? शिवन्या ने फिर से हाँ कहा। अब जाकर शेषा के दिल को शांति मिली। उसने ध्यान से कुछ सोचा और फिर कहा, शिवन्या तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर? शिवन्या ने बिना ज्यादा सोचे ही हाँ कह दिया। शेषा ने अपनी शक्ति से एक दीवार के अंदर रास्ता बनाया। वो दिखने में किसी हॉल की तरह लग रहा था। पहले वो खुद उसके अंदर चली गई। शिवन्या हैरानी से उस हॉल को देखने लगी। जब उसने उसके अंदर अपना हाथ डाला तो दूसरी तरफ कोई दीवार नहीं थी, बल्कि कुछ भी नहीं था। शिवन्या बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। उसे किसी मूवी का एक सीन याद आ गया जिसमें लोग एक दीवार से होते हुए दूसरी जगह पहुंच जाया करते हैं। उसने हिम्मत करके उसके अंदर जाने का तय किया और वो अंदर चली आई। दूसरी तरफ वही जगह थी जहां व्योम उसे लेकर आया था, ये वही हवेली जहां उसे पहली बार नागेश मिला था। शिवन्या हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उसने वापस से पीछे हाथ लगाया तो अब वहां कोई हॉल नहीं था, अब वहां सिर्फ पत्थर की बनी दीवार थी और कुछ भी नहीं। शिवन्या को कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, शेषा ने पूछा, हाँ तो बोलो हाँ शिवन्या, तुम क्या कह रही थी नागेश के बारे में? शिवन्या को अब किसी से कोई खास मतलब नहीं रखना था। उसे अब इस जगह से घुटन हो रही थी। उसने विनती करते हुए कहा, देखिए मुझे ना ही कुछ पूछना है और ना ही कुछ जानना है, आप प्लीज मुझे मेरी इंसानी दुनिया में वापस भेज दीजिए। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, अभी इसी वक्त। शेषा ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं जरूर तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। शिवन्या ने कुछ देर ठीक से सोचा, फिर पूछा, आप क्या करवाना चाहती है मुझसे? शेषा ने कहा, घबराओ मत, जान नहीं मांग रही हूं तुमसे, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे मेरी नागमणि दे दो, मैं तुम्हें इस दुनिया से आजाद कर दूंगी। फिर उसने मन में कहा, हमेशा हमेशा के लिए। शिवन्या ने हैरानी से पूछा, क्या नागमणि? लेकिन मेरे पास कोई नागमणि नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं नागमणि? शिवन्या का ये बेवकूफी भरा सवाल सुनकर शेषा का दिमाग खराब हो गया। उसे अब शिवन्या पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपना आधा शरीर नाग का बना लिया और शिवन्या को जकड़ लिया, फिर गुस्से से उससे पूछा, शिवन्या ज्यादा भोली मत बनो, मुझे नागमणि दे दो वरना तुम जान से जाओगी। शेषा का ऐसा रूप देखकर शिवन्या डर के मारे कांपने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ। शिवन्या को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर शेषा जोर जोर से हंसने लगी। उसने शिवन्या को और भी ज्यादा डराते हुए कहा, शिवन्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यहाँ बचाने कौन आएगा? तुम एक आम इंसान हो, तुम्हें तो मैं चुटकी में मसल सकती हूँ, समझी? शिवन्या ने डरते हुए कहा, देखो तुम जो कोई हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। शेषा ने कहा, शिवन्या मेरा दिमाग तुम पहले ही खराब कर चुकी हो, अब और ज्यादा खराब मत करो। आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे मेरी नागमणि दे दो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिवन्या सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने खुद से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया, हे शिव जी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी रक्षा करो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शेषा के सबर का बांध अब टूट गया। उसने कसके शिवन्या का गला पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथों में दबाने लगी। शिवन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसकी आवाज भी उसके गले में ही अटक गई थी। उसके हाथ और पैर पूरे शेषा के नागपाश में जकड़ गए थे। सच में अब किसी भी समय शिवन्या की जान जा सकती थी कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसने शेषा को इतनी जोर से धक्का मारा कि शेषा सीधे जमीन पे गिर गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से उसका गला पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया हो।
उसका नागपाश भी अब तक टूट गया था और शिवन्या आजाद हो गई थी। शेषा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। ये लड़की, ये इंसानी लड़की, इतनी जल्दी यहां से कैसे कहीं भी जा सकती है? क्या ये सब कुछ नागमणि की वजह से हो रहा है? क्या उसे सच में नागमणि की सारी शक्तियां मिल गई? नामुमकिन, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। वही शिवन्या ने जब खुद को संभाला, अपने पूरे होश में आए तो उसने देखा कि वो किसी बंद पुराने कमरे में आ गई है। वहां हर तरफ धूल ही धूल थी। शिवन्या को हमेशा से ही सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए उसने कभी इतनी सारी धूल का सामना नहीं किया था। वो इधर उधर घूमते हुए एक शीशे के सामने आ गई। वो शीशा पूरा धूल से जमा हुआ था। वो उसे देखकर आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे शीशे से कुछ आवाज आई। शिवन्या ने देखा कि शीशे पर अपने आप ही कुछ लिखा जा रहा है। शिवन्या पहले तो डर गई, फिर उसने वो पढ़ने की कोशिश की कि उसमें क्या लिखा था। माया, मैं नागेश, ये जगह पहचानो, ये हमारी दुनिया है, सिर्फ हमारी। ये पढ़कर शिवन्या का दिमाग खराब हो गया। उसने इधर उधर देखा। उसकी नजर एक बक्से पर चली गई। शिवन्या ने धीरे से वो बॉक्स खोला। उसमें एक मूर्ति थी जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा आपस में उलझा हुआ था। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वहां एक अंगूठी थी, एक प्यारा सफेद मोतियों का हार था। ये सब देखकर शिवन्या की आंखों से पानी झलकने लगा। नागेश ने पीछे से शिवन्या को पकड़ लिया। माया, क्या तुम्हें कुछ याद आया? ये सारी चीजें तुम्हारी हैं जो तुमने जिद करके मुझसे मंगवाई थी। कुछ याद आया, माया? शिवन्या हैरान हो गई। एक मिनट, मुझे इससे क्या? ये चीजें मेरी नहीं है तो मुझे रोना क्यों आ रहा है? भला मुझे इनसे क्या फर्क पड़ता है? ऋत्विक देर रात को मुंह लटका के घर आया। उसे लगा था कि सब बिना किसी परवाह के सोने चले गए होंगे, लेकिन वहां का माहौल ही कुछ अलग था। अब गुस्से से उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। अंकित ने ऋत्विक को डांटते हुए कहा, ऋत्विक, हमारी पूजा यूं बीच में छोड़कर कहाँ चला गया था तू? क्या तुझे अब हमारे संस्कारों की, त्योहारों की कोई पड़ी नहीं है? कुछ साल विदेश में क्या रहा, सारी बातें, सारे संस्कारों को भूल गया? ऋत्विक ने प्यार आदर के साथ कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, मैं किसी जरूरी काम से ही बाहर गया था और मैं आते आते शिवजी के मंदिर भी होते हुए आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। अदिति ने पूछा, ऋत्विक, ये बताओ कि तेरे लिए ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तू पूजा बीच में छोड़कर चला गया? जरा मैं भी तो जानूं। ऋत्विक अब चुप हो गया। उसका दिल जोर जोर से बस शिवन्या का ही नाम लिए जा रहा था। अब वो उन्हें ये बात कैसे बताता जबकि वो खुद ही उसे नाराज करके आया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, दरअसल मेरे एक दोस्त को आज के खास दिन कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई थी तो। प्रीति ने पूछा, ऋत्विक बेटे, इसके लिए तुझे जाने की क्या जरूरत थी? तू बैंक ट्रांसफर भी तो कर ही सकता था। अब ऋत्विक का दिमाग खराब होने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, देखिए, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे पूजा के बीच में से चला गया, पर मैंने कहा ना कि मैं किसी जरूरी काम से गया था, तो फिर क्यों आप बात की खाल निकाल रहे हो? अमन ने गुस्से से कहा, ऋत्विक, ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? क्या तुम सारी तमीज भूल चुके हो? शीतल ने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए, वो बच्चा है अभी, और उसने कहा ना कि वो किसी जरूरी काम से गया था, तो अब हम यही बात खत्म करते हैं। आरव ने भी कहा, हाँ भैया, अब छोड़िए भी ये सब, चलिए सब अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। ऋत्विक ने अपनी प्यारी चाची को प्यार से गले लगाया और उन्हें गाल पर किस करके वहां से तुरंत ही चला गया। आरव ने कहा, बोलो फीवर तो मैंने भी किया था, लेकिन मुझे कोई हक नहीं मिला। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये सुनकर सभी हंसने लगे। फिर सभी खुश होकर अपने कमरे में चले गए। आज ऋत्विक को सारी रात नींद नहीं आने वाली थी। आज उसने अपने प्यार को नाराज जो कर दिया था। सीट यार ऋत्विक, क्या ही जरूरत थी तुझे शिवन्या के सामने इतनी बड़ाई मारने की? लो, हो गया काम तमाम। खामखा नाराज कर दिया तूने उसे। अब कैसे मनाएगा तू उसे? पता नहीं वो क्या सोच रही होगी इस समय तेरे बारे में। यू आर सो मेड सो स्टूपिड ऋत्विक रायचंद। शिवन्या एक कमरे के अंदर हाथ में बक्सा लिए खड़ी थी और नागेश उसे पीछे से गले लगाए खड़ा था। माया, क्या तुम्हें कुछ याद आया? ये सारी चीजें तुम्हारी हैं जो तुमने जिद करके मुझसे मंगवाई थी। कुछ याद आया, माया? ये सुनकर शिवन्या हैरान हो गई। एक मिनट, क्या? मुझे इससे क्या? ये चीजें मेरी नहीं है तो मुझे रोना क्यों आ रहा है? भला मुझे इनसे क्या फर्क पड़ता है? शिवन्या के मन में अब बहुत सारे सवाल घर कर गए थे, जिसके जवाब अब उसे चाहिए थे, लेकिन सबसे पहले उसे घर जाना था। शिवन्या अपनी जगह से दूर हो गई।
उसके ऐसा करते ही नागेश हैरान होकर उसे देखने लगा। शिवन्या ने परेशान होते हुए कहा, नागेश, पहली बात तो तुम मुझसे दूर रहो। दूसरी बात कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अब किसके बारे में कुछ नहीं जानना है। क्या तुम इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हो? नागेश ने खुश होकर कहा, हाँ माया, मैं भी यही चाहता हूं कि हम यहां से कहीं दूर चले जाए। बोलो तुम कौन सी दुनिया में जाना चाहती हो? शिवन्या ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी का क्या मतलब है, और भला कितनी दुनिया है यहाँ? नागेश ने परेशान होकर कहा, माया ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे नहीं पहचानती, इस घर को नहीं पहचानती, इस दुनिया को नहीं पहचानती, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? शिवन्या ने चिढ़ते हुए कहा, मेरी याददाश्त नहीं, मेरी बुद्धि ही चली गई है जब से मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई माया नहीं हूँ, मेरा नाम शिवन्या है, शिवन्या, समझे कि नहीं? नागेश ने आखिर में बात खत्म करते हुए कहा, माया तुम ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है? शिवन्या ने उम्मीद भरी आवाज में कहा, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी दुनिया में जाना है, इंसानी दुनिया में जाना है। प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास छोड़ दो। नागेश ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? इंसानी दुनिया? तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? वही तो तुम? शिवन्या ने कहा, हाँ वही, वही मेरा घर है और मेरा परिवार भी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने यहाँ आने का तय किया। तभी व्योम की आवाज आई, शिवन्या, शिवन्या, शिवू तुम कहाँ हो शिवू? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कमरे से बाहर यहाँ क्यों आए और कैसे आए? बोलो शिवू, बोलो ना, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें अब भी कमजोरी लग रही है? क्या तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? व्योम एक के बाद एक शिवन्या से सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। शिवन्या ने गुस्से से कहा, व्योम, तुम मुझे शिवू कहना बंद करो। मुझे तुम्हारे मुंह से शिवू सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तुम मुझे अभी इसी वक्त मेरी दुनिया में, मेरे घर में छोड़ दो। व्योम शिवन्या की बात सुनकर सकपका गया। वो कैसे उसे अब वापस जाने दे सकता था? उसने कहा, क्या हुआ शिवू, कुछ हुआ है क्या? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? ये सुनकर शिवन्या ने गुस्से से व्योम के मासूम और भोले चेहरे को देखा। अगर उसने व्योम के मुंह से वो सारी बातें ना सुनी होती तो वो अब भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती, पर अफसोस कि अब ये और आगे नहीं होगा। व्योम, तुम तो ये सब बोलो ही मत, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे घर जाना है, अभी के अभी। शिवन्या की ऐसी बातें सुनकर व्योम का दिमाग खराब हो गया। उसे अब उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जाहिर था कि वो इस लोक का राजा था तो उससे ऐसे कोई भी बात नहीं करता था। उसने खुद को कंट्रोल किया। शिवन्या, पहले तो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें आराम की जरूरत है। हम बाद में इस बारे में बैठकर आराम से बात करेंगे, ठीक है? शिवन्या ने जोर से चीखकर कहा, व्योम, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे मेरे घर जाना है तो जाना है, बस। इसमें बाद में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब व्योम का दिमाग घूम गया। उसने शिवन्या के कंधों को कसके पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके गले में काट लिया। इससे शिवन्या जोर से चिल्लाई, आह! शिवन्या का सर घूमने लगा। ये देखकर नागेश को बहुत ही तेज गुस्सा आ गया और उसने कसके व्योम के सीने पर घूंसा मार दिया। व्योम तुरंत ही शिवन्या से अलग हो गया और 4 कदम पीछे हो गया। व्योम ने अपनी सारी शक्तियां लगाई और कहा, नागेश तुम? शिवन्या व्योम पे बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। उसे व्योम पे बेहद गुस्सा आ रहा था। शिवन्या व्योम से बात तक करने के मूड में नहीं थी। वो बस उस पर चिल्लाए जा रही थी। उसकी ऐसी जिद सुनकर अब व्योम का दिमाग घूम गया। उसने शिवन्या के कंधों को कसके पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके गले में काट लिया। इससे शिवन्या जोर से चिल्लाई, आह! शिवन्या का सर घूमने लगा। अपने सामने ये सब होता देखकर नागेश को बहुत ही तेज गुस्सा आ गया और उसने कसके व्योम के सीने पर घूंसा मार दिया। व्योम तुरंत ही शिवन्या से अलग हो गया और 4 कदम पीछे हो गया। शिवन्या की आंखें अब बंद हो गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। शिवन्या की ऐसी हालत देखकर नागेश गुस्से से पागल हो गया और वो इधर उधर तेज हवा के झोंके की तरह घूमने लगा। एकदम से पूरे कमरे का माहौल बदल गया। वही व्योम समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी सारी शक्तियां लगाई। वो हैरान हो गया। व्योम ने पूछा, नागेश तुम? क्या ये तुम हो? क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्योम को नागेश के होने का आभास हो रहा था। इससे पहले कि नागेश फिर से व्योम पे वार करता, व्योम ने अपनी शक्ति से अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लिया। वो सीधे शिवन्या के पास गया और उसे बाहों में उठा लिया। अब तक शिवन्या अपने पूरे होश गंवा चुकी थी।
व्योम तेजी से वहां से निकल गया और अपने नागमहल आ गया। वही नागेश गुस्से से वहां बस चिल्लाता हुआ रह गया। उसकी अजीब सी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। अगले दिन सुबह सुबह नागलोक में हर तरफ बस पिछली होने वाली नागरानी की ही बातें चल रही थी। सब इस बात से बहुत खुश थे कि आखिर में उन्हें नागमणि मिल गई। अब उनकी शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। एक ने कहा, अरे तुमने हमारी नागरानी को ध्यान से देखा था, वो बिल्कुल माया की तरह ही लग रही थी। दूसरे ने कहा, हाँ सच में महादेव की लीला निराली है। माया जरूर पुनर्जन्म लेकर इस दुनिया में वापस आई है। शायद वो अपने कातिलों से बदला लेने आई है। तीसरे ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। देखो ना, बेचारी के साथ क्या हो गया था। आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर में उसे किसने मारा था। शायद अब जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर में उसका असली दुश्मन कौन है। चौथे ने कहा, हम जो भी हो, हम अपनी नागरानी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। वो पिछली बार नागराज व्योम की रानी नहीं बन पाई, तो क्या वो इस बार नागराज व्योम की रानी बनके ही रहेगी। हम इस बार हमारी होने वाली नागरानी को कुछ नहीं होने देंगे। किसी ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन साथ में हमें हमारे नागराज व्योम के सच्चे प्यार को भी मानना पड़ेगा। भले ही उन्होंने हमारे खातिर रानी शेषा से शादी कर ली हो, लेकिन उन्होंने आज तक उनको नागरानी का दर्जा नहीं दिया है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। वही रायचंद मैंशन में सभी ये डाइनिंग टेबल पर ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन ऋत्विक से बात करेगा। टीना ने इरिटेट होकर पूछा, ऑफ कौन है ये शिवन्या? ये कैसा नाम है, सो ओल्ड फैशन। जिसका नाम ही इतना बोरिंग हो, वो खुद कितनी बोरिंग होगी। रीमा ने कहा, हाँ मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई। पता नहीं ये सब बड़े लोग क्यों इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। प्रीति ने पूछा, मेरी प्यारी लड़की, लोग क्या गुसर पुसर कर रही हो तुम लोग? जाता मुझे भी बताओ। रीमा ने कहा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो बस ऐसे ही। प्रीति ने आंखें दिखाते हुए कहा, बस बस, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने सब सुन लिया है, समझ गई। हिना ने पूछा, मॉम रीमा दीदी सही तो कह रही है। ऋत्विक भाई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हमें उनके लिए टॉप क्लास मॉडर्न लड़की चुननी चाहिए, ना कि कोई मिडिल क्लास लड़की। हमारी भाभी ऐसी होनी चाहिए जो भाई के स्वैग के साथ मैच करे, नहीं तो भाई की सारी दुनिया के सामने इंसल्ट हो जाएगी। यामिनी ने भड़कते हुए कहा, हिना बस चुप करो। खबरदार, जो तुमने ऋत्विक के सामने कुछ भी उल्टी सीधी बात की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। हिना ने डरते हुए धीरे से कहा, सॉरी। राहुल ने पूछा, ये सब तो ठीक है मॉम, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों कर रही है? आराम से सब करते हैं ना, पहले थोड़ी डेटिंग वेटिंग होने दो, लव शव होने दो, फिर करते हैं ना शादी की ख्याल है। किंजल ने खुश होते हुए कहा, यस मॉम, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ऋत्विक भाई यही तो है, कहाँ भागे जा रहे हैं। यामिनी ने ऑर्डर देते हुए कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस जल्द से जल्द ऋत्विक की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शिवन्या से। इतने में ही डाइनिंग टेबल पर ऋत्विक की एंट्री हो गई। ऋत्विक ने चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ, जब मैं आ रहा था तो यहाँ कई सारी बातें हो रही थी और मेरे आने से एकदम से बातें बंद हो गई। पीयूष ने कहा, बिग ब्रदर आओ, आपका ही इंतजार हो रहा है। क्या आपको जानना है कि हम यहाँ क्या बातें कर रहे थे? ऋत्विक ने बैठते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बातें हो रही थी मेरे आने से पहले? अंकित ने कहा, ऋत्विक हम अभी तुम्हारी शादी को लेकर बातें कर रहे थे। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता शिवन्या के घर पर लेकर जाए। हम बस तुमसे कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहीं तुम्हें हमें बिना बताए कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पाल रखी? ये सुनकर ऋत्विक का चेहरा पीला हो गया। उसने नाराज होते हुए पूछा, क्या दादाजी आप भी? अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही आपको बता देता ना। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे इस रिश्ते से भी कोई परेशानी नहीं है। फिर वो मन में बोला, बस अब उसे कोई परेशानी ना हो, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर से। ओह गॉड, प्लीज सेव मी, हेल्प मी। शिवन्या भी मुझे पसंद कर ले, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। सभी लोग अब नाश्ता शुरू करते हैं। वही जिया अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। वो भी मजे से अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। एकदम से नितिन ने पूछा, अच्छा दीदी, ये व्योम कहाँ है? वो पिछले कई दिनों से हमसे मिलने नहीं आए, और वो महाशिवरात्रि पर हमारे साथ मंदिर भी नहीं आए। आप दोनों में कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर सब जिया की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। वही जिया हैरान हो गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। नागेश उस बड़े से सुमसाम महल में कैद था। वो वहां से बाहर नहीं जा सकता था।
वो पूरे महल में इधर उधर भाग रहा था। वो पिछले 100 सालों से व्योम से छुपकर बैठा था ताकि वो व्योम पर नजर रख सके, लेकिन आज शिवन्या की वजह से वो सामने आ गया था। वही नागमहल में एक बड़े से कमरे में व्योम शिवन्या के बगल में लेटा हुआ था और बड़े प्यार से उसे देख रहा था। वो खुद से ही बोले जा रहा था, शिवन्या, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैंने तुम्हारा कितना लंबा इंतजार किया है और एक तुम हो जो बार बार मुझसे दूर जाने की बात कह रही हो। तुम अपना पिछला जन्म भूल गई, लेकिन तुम मुझे नापसंद करने की आदत नहीं भूल पाए। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं बांट सकती? क्यों तुम मुझे खुद से दूर करने में लगी हुई हो, जबकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ? बहुत करीब, बहुत बहुत ज्यादा करीब। शिवन्या, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम्हारे लिए सारी दुनिया में आग लगा सकता हूँ, तुम बस मेरी हो जाओ। आई लव यू शिवन्या, आई लव यू सो मच। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुम्हें इस बार मेरा होना ही होगा शिवन्या, होना ही होगा। शिवन्या का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज व्योम बहुत ध्यान से सुन रहा था। शिवन्या धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके हाथ हिले जा रहे थे। उसकी आंखें तेजी से हिल रही थी। उसके माथे पर अजीब सी लकीरें आ रही थी, जिसे देखकर व्योम बेचैन हो रहा था। अचानक से शिवन्या को शेषा का नागिन अवतार याद आ गया और वो सीधे बैठ गई और जोर से हांफने लगी। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। व्योम शिवन्या को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था। उसने कसके शिवन्या को गले लगा लिया। शिवन्या भी सब कुछ भूलकर व्योम की बाहों में चली जाती है और उसे कसके पकड़ लेती है। तभी व्योम के पापा और माँ यानी धर्मित और निहारिका कमरे में आते हैं। उनके साथ नागों के गुरु पंडित अनुराग भी आते हैं। वो सब उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ गलत मतलब निकल लेते हैं और खुश हो जाते हैं। व्योम और शिवन्या साथ में सच में बहुत ही प्यारा जोड़ा लग रहा था। व्योम ने जब उन्हें कमरे में आते हुए देखा तो उसने शिवन्या को प्यार से थपकी देते हुए इशारा कि वो उससे अलग हो जाए। पहले तो शिवन्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने व्योम की नजरों का पीछा किया तो पाया कि उसके सामने व्योम के पापा और माँ, साथ में कोई पंडित जी थे। वो भी झटके से व्योम से अलग हो जाती है और खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सिर झुका देती है। निहारिका ने प्यार से कहा, अरे बेटा, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारी बहू बनने वाली हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वैसे भी एक नागरानी को कभी भी किसी के सामने ऐसे सिर नहीं झुकाना चाहिए। तो तुम आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? वैसे अब तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिवन्या बहुआई बात सुनकर झेप गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसका दिल झूम उठा था। उसने एक नजर व्योम को देखा, फिर उसे एकदम से शेषा का ख्याल आ गया। वो फिर से उदास हो गई। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सभी हैरान हो गए। धर्मित ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे निराश क्यों हो गई? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? ये सुनते ही व्योम का दिल जोर से धड़का। उसे अब डर लग रहा था कि शिवन्या उसके माँ, पापा और गुरु के सामने कुछ गलत ना बोल दे। वही शिवन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना उन सबको दुख पहुंचाए अपने मन की बात उनसे कैसे कहे। वो कुछ देर ऐसे ही सोचती रही। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकला। वो ऐसे अनजान लोगों के सामने कुछ भी नहीं कह पाए। व्योम ने शिवन्या की इस झिझक को जान लिया और फिर एक राहत की सांस ली। उसने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल शिवन्या को अपने परिवार की याद आ रही है, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान है। दूसरी तो कोई बात नहीं है। व्योम के मुंह से परिवार का नाम सुनकर शिवन्या की आंखें भर आई। उसका दर्द सबको दिखाई दिया। निहारिका ने आगे आकर शिवन्या को प्यार से गले लगा लिया और कहा, शिवन्या, तुम फिक्र मत करो। जैसे ही तुम नागमणि की सारी शक्तियां जागृत कर लोगी, उन पर काबू पा लोगी, फिर तुम जब चाहे तब अपनी इंसानी दुनिया में जा सकती हो और कुछ दिन वहां रह भी सकती हो। ये सुनकर शिवन्या को समझ नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। उसने धीरे से कहा, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ना कोई नागमणि चाहिए और ना कोई शक्ति। मैं बस अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अपनी होने वाली नागरानी के मुंह से ये सब सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अनुराग ने बहुत ही गुस्से से कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ। ये क्या मजाक है? क्या यहाँ कोई खेल हो रहा है जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से आना चाहता है और जब मन चाहे तब जाना चाहता है? पूरे 100 सालों के बाद हमें ये वरदान मिला है और ये रानी कह रही है कि इन्हें नागमणि नहीं चाहिए। ये महादेव का अपमान है, उनके वरदान का अपमान है। पंडित अनुराग जी को अपने ऊपर इतना जोर से चिल्लाता हुआ देखकर शिवन्या बहुत ही ज्यादा डर गई।
उसे सच में बहुत जोर से रोना आ रहा था। हे शिव जी, ये मैं कहाँ आकर फंस गई? आपने मुझे यहाँ क्यों आने दिया? आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? किसके लिए भेजा? मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज शिव जी, मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। शिवन्या अंदर ही अंदर राय जा रही थी। शिवन्या को अब अनुराग जी से बहुत डर लगने लगा। वो डर से कांप रही थी। व्योम को अनुराग जी का शिवन्या से ऐसे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, गुरुजी आप गलत समझ रहे हैं। ये बस नई जगह पर रहने की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे वो यहाँ रहेगी वैसे ही उसे ये जगह पसंद आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शिवन्या बस थोड़ी सी परेशान है। इसे आराम की जरूरत है और कुछ भी नहीं। व्योम की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे ऐसे देखकर अनुराग जी शांत हो गए। उन्होंने शांति से कहा, मुझे माफ कर दीजिए नागरानी जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये जगह आपके लिए नई है और आपको थोड़ा समय चाहिए यहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने के लिए। कोई बात नहीं, अब आपको पूरा समय देंगे। हर हर महादेव। ये बोलकर अनुराग जी वहां से चले गए। निहारिका ने प्यार से पूछा, शिवन्या तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें यहाँ के सारे दौर तरीके अच्छे से सिखा दूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्द अपने परिवार से मिलोगी। ठीक है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? शिवन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे निहारिका सच में बहुत अच्छी लगी। वो इस पूरे लोक में सबसे खूबसूरत और नेकदिल इंसान थी, मतलब कि अच्छी नागिन थी। उसके हर एक शब्द में प्यार और ममता छलक रही थी। शिवन्या को सच में ऐसा लगा मानो उसकी अपनी माँ ही उसे वापस मिल गई हो। उसने जज्बाती होकर कहा, थैंक यू माँ। अपने लिए माँ शब्द सुनकर निहारिका भी बहुत खुश हो गई। सास बहू के बीच का ऐसा प्यार देखकर धर्मेश और व्योम भी खुश हो गए। तभी दो नागन्याय खाना लेकर कमरे में आए। उनके हाथ में ताजे फल और पानी था। शिवन्या ने अब जाकर गौर किया कि जब से यहाँ आए हैं उसके खाना खाया ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं लग रही थी। शिवन्या ये देखकर हैरान हो गई। निहारिका ने वो खाना अपने सामने रखने का इशारा किया। निहारिका, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, हम चलते हैं। ये बोलकर धर्मेश वहां से चले गए। व्योम भी उनके पीछे चला गया। उनको जाता हुआ देखकर शिवन्या को शांति मिली। उसने फिर निहारिका से पूछा, माँ, मेरा मतलब है आंटी, नहीं मासी, काकी मतलब। शिवन्या को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर निहारिका प्यार से मुस्कुराई। उसने कहा, शिवन्या बेटा, तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। तुम मुझसे जो कहना चाहो कह सकती हो, ठीक है? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिवन्या ने अब जाकर अपनी सारी हिम्मत जुटाई, फिर पूछ ही लिया, माँ ये व्योम और शेषा का क्या रिश्ता है? क्या वो दोनों पति पत्नी है? ये सवाल सुनकर निहारिका हैरान हो गई। उसने फिर भी शांत रहकर कहा, शिवन्या, दरअसल बात ऐसी है कि व्योम की शादी पहले माया से होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके कई साल तक व्योम ने शादी नहीं की, इससे इस लोक को कभी नागरानी नहीं मिली। नागरानी के ना होने की वजह से हमारे नागमानवों की शक्तियां कमजोर होने लगी थी। तो व्योम का अपने लोगों को शक्तियां देने के लिए किसी न किसी को नागरानी बनाना जरूरी हो गया था। इसलिए उसने फिर बिना मर्जी के, बिना किसी प्यार के शेषा से शादी कर ली और ऐसे शेषा उसकी पत्नी बन गई। शिवन्या ये कारण सुनकर हैरान हो गई। तो इसका मतलब व्योम ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। तो क्या व्योम सच में मुझसे प्यार करता है? क्या वो सच में मेरा ही इंतजार कर रहा था? हे शिव जी, अब ये क्या हुआ? मैं क्या समझ रही थी और क्या सच निकलकर सामने आया? शिवन्या की यूं गहरी सोच में डूबे देखकर निहारिका ने पूछा, शिवन्या की हुआ, क्या तुम चाहती हो कि व्योम शेषा से अलग हो जाए? देखो, मेरी बात मानो, तुम दोनों मिलजुल कर साथ में हंसी खुशी से रहो। यही एक सही रास्ता है। इससे किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। ये सुझाव सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गई। क्या निहारिका ये कहने की कोशिश कर रही है कि शिवन्या को अपने पति को अपनी सौतन के साथ बांटना होगा, और वो भी खुशी खुशी? शिवन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर निहारिका समझ गई कि उसे ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए सेब काटकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। निहारिका को खुद अपने हाथ से खाना खिलाते देखकर शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से वो खाने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक देखकर निहारिका भी खुश हो गई। वही जिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी नितिन का ऐसा सवाल सुनकर। जयेश ने कहा, हाँ शिवू बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे और व्योम के बीच में सब ठीक तो है ना? जिया ने मुस्कुराकर कहा, जी पापा, सब ठीक है। व्योम दरअसल कुछ काम से शहर से बाहर गया हुआ है, और तो कोई बात नहीं है।
ये सुनकर शोभना ने कहा, वैसे शिवू बेटा, तुम्हारा व्योम के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? व्योम से शादी की बात सुनकर जिया को जोर से ना चिल्लाने का मन कर रहा था। वो अपने नागराज से शादी कैसे कर सकती है? ये नामुमकिन है। जिया ने बात को गोल गोल घुमाकर कहा, माँ बात ऐसी है कि मैं और व्योम शादी करना ही नहीं चाहते। हम बस डेटिंग से ही खुश है। मेरा मतलब है कि हम बस नॉर्मल डेटिंग पल की तरह ही रहना चाहते हैं, ना कि शादीशुदा जोड़े की तरह। ये सुनकर सबको 440 वोल्ट का झटका लगा। नितिन का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसने जिया का हाथ पकड़कर पूछा, क्या क्या कहा आपने? आप व्योम से शादी नहीं करोगे? मतलब आप व्योम को सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रखोगे और कुछ भी नहीं? ये सुनकर माँ और पापा का दिल भी टूट गया। पापा ने नाखुश होकर कहा, शिवू बेटा, ये आपने क्या किया? क्या आप रिश्तों का मजाक बना रही है? क्या यही सिखाया है हमने आपको? बस क्या यही सुनना बाकी रह गया था हमें? जिया ने हिम्मत करके कहा, माँ पापा देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम बस डेट कर रहे हैं। हमारे बीच में अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। वो आप लोग थे जिन्होंने सपने सजाए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माँ ने नम आंखों से कहा, बेटा क्या तू भूल गई कैसे व्योम ने मॉल में हमारी इज्जत बचाई थी? हमें शर्मिंदगी से बचाया था। मैं इसे अपना दामाद मान चुकी हूँ। तुम प्लीज इस बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि व्योम तुम्हें रिजेक्ट करेगा। नितिन ने भी जिया को मनाते हुए कहा, हाँ शिवू दीदी, आप प्लीज ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो। मुझे पूरा यकीन है कि व्योम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने ये खुद महसूस किया है। आप उन्हें एक मौका तो देकर देखिए। सबकी ऐसी बातें सुनकर जिया अब चाहकर भी ना नहीं कह पाई और हाँ में गर्दन हिला दी। उसका हाँ में जवाब सुनकर सभी खुश हो गए। कुछ ही देर बाद शिवजी के मंदिर वाले पंडित जी घर आए शिवन्या के लिए ऋत्विक का रिश्ता लेकर। अरे आप आए पंडित जी, धन्य भाग हमारे कि आपके शुभ कदम हमारे छोटे से घर में पड़े। शोभना ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ पंडित जी, अदर आइए, पधारिए। जयेश ने कहा। जिया ने उनको पानी दिया। फिर पापा ने कहा, जी पंडित जी, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? पंडित जी ने बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहा, जयेश जी, आप हमारी बिल्कुल सेवा कर सकते हैं शिवन्या की शादी करवाकर। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और सबसे ज्यादा जिया। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रही थी। हे शिव जी, अब क्या नई मुसीबत आने वाली है मेरी जिंदगी में? सोचा था एक आम लड़की बनकर यहाँ रहूंगी, लेकिन शादी और वो भी एक इंसान से नहीं, मेरी तो सारी शक्तियां ही चली जाएगी। ये कहाँ फंसा दिया आपने नागराज? नितिन ने पूछा, पंडित जी तो आप यहाँ दीदी के लिए किसी का रिश्ता लेकर आए हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ बेटे, लेकिन किसी का नहीं बल्कि ऋत्विक रायचंद जी का। नाम तो सुना ही होगा। ये सुनकर सभी चौंक गए। वही जिया जैसे सदमे में ही चली गई। शिवन्या के घर में नितिन ने बड़ी इज्जत के साथ पूछा, पंडित जी तो क्या आप यहाँ शिवू दीदी के लिए किसी का रिश्ता लेकर आए हैं? पंडित जी ने खुश होकर कहा, हाँ नितिन बेटे, लेकिन किसी का नहीं बल्कि ऋत्विक रायचंद जी का। नाम तो सुना ही होगा। ये सुनकर सभी चौंक गए। वही जिया जैसे सदमे में ही चली गई। जयेश, शोभना, जिया और नितिन सभी एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि अब पंडित जी को क्या जवाब दिया जाए। शोभना ने विनम्र होकर कहा, पंडित जी, आपने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा, इतना प्यार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सच में आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन पंडित जी ने आगे पूछा, लेकिन क्या बेटा? जयेश ने कहा, मेरी बेटी शिवू किसी व्योम नाम के लड़के को पसंद करती है और हमें भी वो लड़का पसंद है। तो आप समझ सकते हैं, हमें माफ कर दीजिए। पंडित जी ये सुनकर निराश हो गए। यामिनी खुद चलकर उनके पास आई थी और बहुत जोर देकर कहा था कि वो किसी भी तरह शिवन्या को इस रिश्ते के लिए मना ले। ऋत्विक को शिवन्या बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। अब वो यामिनी को क्या जवाब देंगे? उन्होंने आखिर में हार ना मानते हुए एक बार उम्मीद भरी आंखों में जिया को देखा और प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम एक बार ऋत्विक से मिलना चाहोगी? मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। बस एक बार तुम उसे देख लो, मिल लो, थोड़ा जान लो, फिर तय करना कि तुम्हें हाँ करना है या ना। अब सब जिया की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिया कुछ ऐसा जवाब देगी। उसने कहा, ठीक है पंडित जी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात का मान रखकर एक बार ऋत्विक जी से मिल लेती हूँ। नितिन जिया के पास जाकर उसके कान में धीरे से गुस्से से बोला, अरे दीदी क्या कर रही हो? अगर आप ऋत्विक को मौका देगी तो व्योम का क्या होगा? मैं सिर्फ व्योम को ही अपना जीजा बनाना चाहता हूँ और किसी को नहीं। जिया ने धीरे से कहा, नितिन मैंने हाँ कहा की है, मैंने तो बस मिलने की बात की है।
जस्ट चील। मैं व्योम के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, आई प्रोमिस, ओके। नितिन ने नाखुशी से हाँ में सिर हिला दिया। वही व्योम वापस से पुराने वाली हवेली चला गया। वहां वो एक बड़े से सुमसाम कमरे में गया, फिर वहां एक दीवार से तस्वीर उल्टी घुमाई, इससे एक आईना दीवार से अलग दूसरी तरफ घूम गया। वहां एक बहुत ही छोटा सा रास्ता था जिसमें से सिर्फ नाग ही आ जा सकता था। व्योम तुरंत ही नाग बन गया और अंदर चला गया। अंदर जाकर वो एक तहखाने में उतरा। उसने उस बड़ी सी हवेली के नीचे भी एक बड़ा सा कमरा बना रखा था जहां सिर्फ वही रहता था। वहां हर तरफ दीवार पर माया के खूबसूरत चित्र लगे हुए थे। किसमें वो एक प्यारा सा गुलाब अपने सुंदर हाथों में पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। किसी में वो एक प्यारे से झूले पर बैठी हंस रही थी। किसी में वो एक बहुत ही खूबसूरत लाल साड़ी पहने एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। किसी में उसने एक फूलों का ताज पहना हुआ था तो किसी में वो पलटकर मुस्कुराकर देख रही थी। ये सब देखकर व्योम का दिल खुश हो गया। उफ माया, तुम्हें गए हुए पूरे 100 साल हो गए लेकिन तुम आज भी मेरे दिल में बसी हुई हो। मुझे अपने प्यार में पागल बनाने के लिए आज भी तुम्हारी सिर्फ एक ही झलक काफी है। मैं आज भी तुम्हारी मुस्कान में मरता हूँ। काश कि तुम कभी मेरे प्यार को समझ पाती। तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे, कभी नहीं। ये आवाज बहुत ही ज्यादा कर्कश और डरावनी थी। इससे व्योम का ध्यान भंग हो गया। वो गुस्से से बोला, नागेश, तुम पिछली बार भी मेरे रास्ते का रोड़ा बने थे, इस बार भी तुम वही गलती दोहरा रही हो। सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नागेश गुस्से से व्योम के पास आकर बोला, नागराज व्योम, पहले तो तुम मुझे जान की धमकी दिया करते थे, अब तो मेरे पास वो भी नहीं है, तो तुम मुझे कैसे सुधारोगे, जरा बताओ तो, जरा मैं भी जानूं। व्योम ने गुस्से से कहा, नागेश, वो माया नहीं है, वो शिवन्या है, एक इंसान। तो तुम उसे भूल जाओ, समझे। नागेश ये सुनकर हैरान हो गया। वो माया के साथ पिछली मुलाकात याद करने लगा। शिवन्या उसे बार बार कह रही थी कि वो माया नहीं है और ना ही वो किसी माया को जानती है। नागेश को यूं शांत देखकर व्योम को शांति मिली। उसने फिर मासूम बनते हुए कहा, नागेश देखो, पुरानी बातें भूल जाओ। ना मैं पहले जैसा रहा, ना माया रही और ना ही तुम। अतीत को अब अतीत ही बना रहने दो, इसी में सबकी भलाई है। ये सुनकर नागेश का पारा ऊपर चढ़ गया। क्या क्या कहा तुमने? सबकी भलाई? हा 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 हा, तुम जैसा नागमानव भलाई की बात कर रहा है। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं शिवन्या को तुम्हारे करीब कभी नहीं आने दूंगा और ना ही इस बार उसे मरने दूंगा। मैं मेरी माया को तो बचा ना सका, लेकिन मैं शिवन्या को मौत के साए से हमेशा दूर रखूंगा। व्योम का दिमाग अब खराब हो रहा था। क्या मौत, और वो भी मुझसे? शिवन्या मेरी जान है, मेरी रानी है, नागमणि की हकदार है मैं, तो क्या पूरा नागलोक भी शिवन्या को एक खरोच तक नहीं आने देगा? तो तुम शराफत से पीछे हट जाओ। वैसे भी तुम उसके किसी काम के नहीं हो, भूतिया नाग कहीं के। ये सुनकर नागेश ने गुस्से से व्योम को धक्का दे मारा। अब व्योम भी भड़क गया और उसने नागेश को अपने नागपाश में पकड़ना चाहा, लेकिन नागेश तो आत्मा था, व्योम उसे छू भी नहीं पाया। व्योम जोर से चिल्लाया, नागेश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हा 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 हा। नागेश जोर जोर से हंसकर व्योम का मजाक बनाने लगता है। फिर पूरे जोश से कहता है, व्योम, तुम मेरे रहते शिवन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। वो भले ही मुझे ना पहचाने, भले ही मुझे कभी ना जाने, भले ही वो मुझे कभी याद ना करे, लेकिन मैं तब भी उसके साथ रहूंगा, उसका साया बनकर, हमेशा। ये बोलकर नागेश हवा हो गया। लेकिन उसके जाते ही व्योम हंसते हुए कहने लगा, नागेश, तुम तब भी कमजोर थे और आज भी कमजोर ही हो। शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी लाश अब भी मेरे कब्जे में है। जाकर जाओगे कहाँ? मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या उखाड़ लेते हो। मैं शिवन्या से शादी भी करूंगा और उससे एक वारिस भी पैदा करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। हा 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 हा। शिवन्या अपने बड़े से कमरे में आराम कर रही थी, तभी वहां व्योम आ गया। व्योम को देखकर शिवन्या के मन में उथल पुथल होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे उसे फेस करना चाहिए। व्योम ने शिवन्या के पास आकर पूछा, शिवू, अब तुम कैसी हो? व्योम का इतना शांत बर्ताव देखकर शिवन्या को शांति मिली। उसने कहा, हाँ व्योमाई, ठीक हूँ। शिवन्या बार बार इधर उधर देखती है, फिर व्योम को देखती है, फिर इधर उधर देखने लगती है। व्योम को समझ आ गया कि अब उसे उसके कई सारे सवालों के जवाब अब देने हो पड़ेंगे। उसने शिवन्या के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़कर प्यार से पूछा, शिवन्या, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बोलो तुम्हें क्या जानना है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये जानकर कि व्योम उसके सवाली के जवाब देने उसके पास आया है, शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने पूछा, व्योम, मुझे माँ ने बताया कि तुमने मजबूरी में शेषा से शादी की।
व्योम देखो, तुम अब शादीशुदा हो, भले ही शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन तुम्हारी एक बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए और शेषा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। यही सही रहेगा। तुम शेषा के साथ सच में बहुत खुश रहोगे, बस उसे एक मौका दो। प्लीज, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? व्योम ने मासूमी से कहा। शिवन्या, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक बिना प्यार की शादी में रह सकती हो? जब तुम्हें पता है कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है तो तुम कैसे खुश रहोगी? मैंने शेषा को कभी भी धोखा नहीं दिया, वो शुरुआत से ही सब जानती थी। अब बताओ कि क्या मैं गलत हूँ? शिवन्या ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उसने एक लंबी सांस ली और अच्छे से इस बारे में सोचने लगी। शिवन्या को यूं गहरी सोच में डूबा देखकर व्योम ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा और पूछा, शिवन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती। प्लीज तुम मुझे खुद से ऐसे दूर मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। शिवन्या बहुत ध्यान से व्योम की सारी बातें सुन रही थी और साथ में वो व्योम की झील सी आंखों में देख रही थी। वो बस उसमें खोए जा रही थी। शिवन्या एक पल के लिए अपने सारे होश गंवा चुकी थी। व्योम ने जब उसे ऐसे देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने शिवन्या को किस करना शुरू कर दिया। शिवन्या भी कुछ देर के लिए सारी बातें भूल जाती है और व्योम को किस करने लगती है। इतने में एक तेज हवा का झोंका खिड़की से अंदर आ गया और एक खूबसूरत सा फूलों का कुंडा नीचे गिर गया। दोनों ही इससे अलग हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिवन्या के शरीर में एकदम से बेचैनी होने लगती है। उसका दिमाग किसी और के वश में हो जाता है। एकदम से शिवन्या का बर्ताव बदल जाता है और वो पास में बैठे व्योम का गला कसके पकड़ लेती है। व्योम को इससे बहुत दर्द होता है क्योंकि शिवन्या अब आम लड़की नहीं रही थी। ऊपर से उसके पास नागमणि भी थी। व्योम खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। शिवू, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। शिवू, छोड़ो मुझे। आए। शिवन्या व्योम की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गई। जब उसने खुद को देखा तो वो जैसे सदमे में चली गई। व्योम, हे शिवजी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हे शिवजी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज। व्योम को अपने सामने खुद की वजह से यूं तड़पता देखकर शिवन्या को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत जोर से रोने का मन करता है, लेकिन वो चाहकर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अचानक से उसके दिमाग में अनजानी झलक उभर आती है और कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। नागेश, तुम आज इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करती। हम अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। क्या क्या बात सुनूं? तुम्हें ना मेरी परवाह ही नहीं है। जब तुम्हें पता था कि हम आज इस समय पर मिलने वाले हैं तो तुम्हें समय से पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं आए और ऊपर से दलीलें पेश कर रहे हो। माया माया माया, क्या तुम मुझे अब बोलने का मौका दोगी या नहीं? नागेश, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें बात करने का मौका नहीं देती? क्या मैं तुम पर जुल्म करती हूँ? तुम कितने बुरे हो, एक तो तुम देर से आए, ऊपर से मुझसे माफी भी नहीं मांगी और मुझे ऐसे ताने भी मार रहे हो। माया देखो, मैं अब देखने को बचा ही क्या है नागेश? मैं तो बुरी हूं ना, तुम्हें बोलने नहीं देती। अब तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? अब बात करने को भी कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूं यहां से। माया, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब लाने गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। एक ही सांस में इतनी सारी बातें सुनकर माया हैरान हो गई। फिर उसने ध्यान से देखा कि नागेश कब से उसे गुलाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ही ध्यान कहीं और था। वो अपना सिर नीचे झुका देती है। जब वो मासूमी से ऊपर देखती है तो पाती है कि नागेश उसे गुस्से से देख रहा है। फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। माया बिना ज्यादा सोचे ही उसे पीछे से कसके गले लगा लेती है। ओह नागेश! शिवन्या की आंखें एकदम से खुलती है। ये उसने क्या देखा? ये नागेश, वो उसको गले क्यों लगा रही थी? अब जाकर उसकी व्योम पर पकड़ कमजोर हुई और व्योम ने झटके से उसका हाथ खुद से अलग कर दिया। वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से शिवन्या को देख रहा था, वही शिवन्या भी हैरानी से उसे देख रही थी। नागालोक के नागमहल में शिवन्या और व्योम अपने आलीशान कमरे में थे। शिवन्या ने कसकर व्योम का गला पकड़ लिया था और वो उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही थी। उसे एकदम से कुछ अनजानी झलक और आवाजें सुनाई देने लगी। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी व्योम पर पकड़ अपने आप ढीली हो गई और व्योम को जैसे नया जीवनदान मिल गया। व्योम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, शिवन्या, ये तुम क्या कर रही थी मेरे साथ?
माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है। व्योम की डांट सुनकर शिवन्या वापस से होश में आई। उसने धीरे से कहा, व्योम मुझे माफ कर दो, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। व्योम प्लीज मेरा यकीन करो। शिवन्या की रोनी सूरत देखकर व्योम एकदम से शांत हो जाता है। उसे पता था कि शिवन्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो फिर से शिवन्या के पास आ जाता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। शिवन्या भी कसके उसे गले लगा लेती है, फिर कहती है, व्योम आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। व्योम ने शिवन्या को थपकी देते हुए कहा, शिवू अब बस करो, शांत हो जाओ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। व्योम फिर हिम्मत जुटाकर शिवन्या से पूछता है, शिवन्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवन्या फिर सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, व्योम तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है और तो और तुम्हारे बच्चे भी हैं, क्या तुम उनकी राय नहीं लोगे? व्योम शांति से कहता है, शिवन्या ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? शिवन्या कुछ सोचकर हाँ कह लेती है। ठीक है व्योम, मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन व्योम ये सुनकर खुश हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, हाँ हाँ बोलो शिवन्या, लेकिन क्या? मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, तुम बस बोलो। शिवन्या ने आगे कहा, व्योम मुझे पहले तुम्हारे पूरे परिवार से मिलना है, खास करके तुम्हारे बच्चों से। अगर वो मुझे पसंद करेंगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं। ये सुनकर व्योम सोच में पड़ जाता है। वो बहुत सारी बातें सोचने लगता है। अरे नहीं, शेषा के बच्चे तो सिर्फ उसी की बात सुनते हैं, अगर उसने उन्हें भड़का दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अब मैं शिवन्या को कैसे समझाऊं? हे महादेव मेरी मदद कीजिए। शिवन्या ने पूछा, व्योम व्योम कहाँ खो गए? तुमने सुना ना मैंने अभी क्या कहा? व्योम ने हाँ कहा। आगे व्योम ने पूछा, अच्छा शिवन्या बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी ले आता हूँ। शिवन्या ने कुछ सोचा फिर कहा, मुझे मेरी माँ के हाथों से बना हुआ कुछ खाना है, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? व्योम ने बिना किसी झिझक के तुरंत हाँ कह दिया। फिर वो वहां से चला गया। वही शिवन्या वापस से बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर दी। वही शिवन्या को अपने बाजू में कोई लेता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने बाजू में देखा, वहां कोई नहीं था। शिवन्या हैरान हो गई। वो ज्यादा कुछ सोचती तभी उसे अपने कान के पास एक प्यारी सी दिल छू लेने वाली आवाज आई, शिवन्या तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवन्या एकदम से झेप गई। उसे अब ज्यादा हैरानी नहीं थी कि ये कौन था। उसने पूछा, नागेश ये तुम हो है ना? नागेश शिवन्या के और पास आ रहा था। और पास। शिवन्या एकदम से पीछे हट गई और वहां से जाने लगी। वो जैसे ही उठी, किसी ने उसकी कमर को अपने दो मजबूत हाथों से पकड़ लिया और बेड पर गिरा दिया। शिवन्या बेड पर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे अपने चेहरे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस होता है। शिवन्या जोर से अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके आंख के कोने से आंसू निकलने लगते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या दुख के, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। ऐसा लग रहा था मानो ये वक्त ही थम गया है। शिवन्या को अपने आसपास कड़कती ठंड महसूस हो रही थी। नागेश जो कि बस एक हवा का झोंका था, बस प्यार से शिवन्या को करीब से देख रहा था। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। माया क्या तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं आया? मेरा प्यार, मेरा साथ कुछ भी नहीं। शिवन्या अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो पूछती है, नागेश तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। नागेश इस बार बहुत ही ठंडे लहजे में कहता है, कोई बात नहीं शिवन्या, मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी पिछली सारी यादें सारी बातें भूल चुकी हो और यकीन मानो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी याद दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। शिवन्या हैरानी से पूछती है, पिछली जिंदगी? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें मेरी जिंदगी कोई मूवी का सीन लग रही है जो जैसे रखना चाहो रख सकते हो? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और कोई तीसरा आकर उन्हें अलग कर देता है, फिर वो उन्हें मार देता है, फिर वो दोनों दोबारा जन्म लेकर उससे बदला लेते हैं। ऐसी बातें सिर्फ किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं, समझे? नागेश शिवन्या की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे शिवन्या की इस बात पर खुश होना चाहिए या दुखी। शिवन्या का कहा हुआ हर एक शब्द सही था, बस वो खुद ही इसे मानना नहीं चाहती थी कि वो खुद दोबारा जन्म लेकर आई है, अपने अधूरे प्यार के लिए और अपने बदले के लिए भी। शिवन्या अब नागलोक के माहौल में ढल रही होती है। यहाँ की दुनिया उसकी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पत्नी हर मामले में पति से आगे होती है।
वही एक आदमी को उसकी शक्तियां अपनी औरत से ही मिलती है। यहाँ के बच्चे भी बहुत ज्यादा शरारती और नटखट है। ये सारा दिन मदगस्ती करते रहते हैं और उनके माँ पापा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ नागमहल सबसे ऊंचा और भव्य है और बाकी के सारे घर छोटे से लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ कई अलग तरह के पेड़ पौधे और फूल देखने को मिलते हैं जिसे शिवन्या ने आज से पहले कभी देखा नहीं होता। निहारिका और शिवन्या आज नागलोक देखने निकले हैं। वही नागलोक के लोग अपनी नागरानी को देखने आए होते हैं। इतने सारे अनजान लोगों का अपने लिए ऐसा प्यार और अपनापन देखकर शिवन्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आखिर ऐसा प्यार और ऐसी इज्जत भला किसे पसंद नहीं आएगी। कई सारे नागमानव और नागन्याय तथा नागनागिन के खूबसूरत जोड़े शिवन्या कई तरह के उपहार देते हैं और ऐसे अपना प्यार उसे दिखाते हैं। शिवन्या भी खुशी खुशी सारे उपहार ले लेती है। वहाँ जो नागमानव है वो बेहद ही सुंदर है। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें, बड़ा सा चेहरा, चेहरे पर अलग सा नूर, उनके गुलाबी होठ, उसका लंबा चौड़ा सीना, पहलवान जैसे हाथ और लंबे लंबे पैर। हर किसी की अपनी ही खासियत है। कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई पतला है तो कोई मोटा है, लेकिन उनके शरीर में तरह तरह की शक्तियां महसूस की जा सकती है। किसी की आंखें नीली है तो किसी की पीली है, किसी की काली तो किसी की केसरी है। वही नागन्याय बहुत ही ज्यादा लचीली और फुर्तीली है। उनकी आंखें काली, केसरी, पीली, नीली और कत्थाई रंग की है। उनका पतला नाजुक शरीर, चेहरे पर भोलापन और प्यार, दिल छू लेने वाली उनकी मुस्कान, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। उनका दिमाग आदमियों से बहुत ज्यादा तेज है। कुछ बहुत गोरी है, कुछ सवाली है तो कुछ काली है, लेकिन सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही है। वो किसी भी मामले में आदमियों से कम नहीं है। वही नागनागिनों का जोड़ा बहुत ही ज्यादा प्यारा है। उनकी आंखों में अपने प्यार के लिए इज्जत और वफादारी साफ देखी जा सकती है। उनमें से कुछ नागिनें मां बनने वाली हैं, इसलिए उनके पेट बाहर दिख रहे होते हैं। वही बात करें उनके कपड़ों की तो कुंवारी कन्याएं खूबसूरत गागरा चोली पहनती हैं, वही शादीशुदा लड़कियां साड़ी और गागरे चोली पहनती हैं। वही नागमानव कुर्ते और धोती पहनते हैं। शिवन्या को ऐसा लग रहा होता है मानो वो किसी पुरानी भव्य संस्कृति में आ गई है, किसी पुरानी सदी में पहुंच गई है। वही छोटे छोटे नागमानव और नागन्याय प्यारे प्यारे कुर्ते धोती और घाघरे में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। उनके आंखों में शिवन्या को करीब से देखने की चमक आसानी से देखी जा सकती है। उनकी वो बड़ी बड़ी मुस्कान उनके प्यारे प्यारे गोलमटोल चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। जैसे ही शिवन्या उनके पास आती है और उन्हें देखकर मुस्कुराती है, सभी बच्चे दौड़कर उसे कमर से पकड़कर गले लगा लेते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ये ए। शिवन्या एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है और अपने पुराने दिनों में खो जाती है। आशीष, ओहो आशीष, तुम मुझे कब बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? आशीष, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। आशीष, मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ, ठीक है। अरे नहीं, रुक जाओ शिवू, थोड़ा सब्र करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। बस थोड़ी देर और कितनी देर? मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। टेन टेंडन। शिवन्या अपनी आंखें खोलती है। वहां सामने बड़ा सा बोर्ड था, जीवन अनाथालय, और वहां कई सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े थे और उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहे थे। शिवन्या जैसे ही उन्हें देखकर मुस्कुराई, सभी बच्चे दौड़ते हुए उसके आसपास जमा हो गए और उसे गले लगाने लगे। शिवन्या को बच्चे बहुत पसंद है। वो जब भी उन्हें देखती है उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। शिवन्या भी नीचे बैठकर सभी को अच्छे से गले लगा लेती है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ओह आशीष, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। मुझे इनसे ज्यादा खुशी किसी और चीज से नकाब नहीं मिल सकती। थैंक यू मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई ब्यूटीफुल फ्यूचर वाइफी। ये सुनकर शिवन्या मुस्कुरा देती है। नागरानी शिवन्या, नागरानी शिवन्या, अरे वाह क्या बात है। हमारी नागरानी को बच्चों से कितना प्यार है। देखो तो बच्चों को खुद से अलग ही नहीं कर रही है। सच में ये कितनी भोली और प्यारी है। हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें ऐसे नागरानी मिली। हाँ, तुम सही कह रही हो। नागरानी शिवन्या सच में बहुत दयालु और प्यारी है, साथ में कितनी खूबसूरत भी है। देखना आने वाले समय में इनके बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे। हाँ वो तो है, देखो तो ये हमारे बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करती है कि इन्हें छोड़ ही नहीं पा रही है। अरे, इनकी तो आंखें भी नम हो रही है। शिवन्या के कानों में एकदम से ऐसे आवाजें सुनाई देने लगती है।
वो अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो बच्चे बहुत ही मासूमी से उसे देख रहे हैं और गले लगा रहे हैं। वहीं आसपास खड़े सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। शिवन्या को एकदम से आशीष की मौत याद आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। जिया ने ऋत्विक से मिलने के लिए हाँ कर दी है, ये बात पंडित जी खुशी खुशी यामिनी को बता देते हैं। वही ये बात सुनकर यामिनी खुशी से पागल हो जाती है और जोर जोर से सबको आवाज लगाती है, अरे अमन जी, पापा जी, माँ जी, राहुल, किंजल, ऋत्विक, आरव, शीतल, प्रीति, पितेश, कहाँ हो तुम सब, जल्दी से नीचे आओ, गुड न्यूज है। सभी अपने काम छोड़कर तुरंत ही हॉल में जमा हो जाते हैं। ऋत्विक को पक्का आइडिया था कि ये बात शिवन्या की ही हो सकती है, इसलिए वो भागा भागा अपनी माँ के पास चला आया। मॉम कहिए क्या बात है? क्या? ऋत्विक अपने बात अधूरी छोड़कर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसके शैतान भाई बहन उसके सामने ही थे जो उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। अमन ने पूछा, हाँ तो यामिनी जी कहिए क्या खुशखबरी है? ये सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। यामिनी ऋत्विक के पास आकर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहती है, आ ले ले, मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे से मिलना चाहती है, उससे शादी की बात करने के लिए शिवन्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है। हम अब बहुत ही जल्द उनसे मिलने वाले हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। टीना पूछती है, वाओ बड़ी मॉम, क्या खबर सुनाई है आपने, मजा आ गया। राहुल ने पूछा, हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन हमारा क्या, हमें भी अपनी होने वाली भाभी से मिलना है। फिर किंजल बोलती है, यस मॉम, हमने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। हम भी तो देखें कि हमारे भाई की होने वाली दुल्हनिया कौन है, अंकित कहते हैं। यामिनी बेटा, क्या तुमने उनसे बात की? वो लोग हमसे कब मिलेंगे? यामिनी ने कहा, पापा मैंने पंडित जी को बोल दिया है कि वो आज शाम को उन्हें लेकर जन्नत रिसोर्ट में आ जाए। हम आज शाम को ही उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना? आरव ने कहा, ऑफ कोर्स भाभी, हम सब चलेंगे। पीयूष बोला, हम वहां उनके साथ बहुत मजे करेंगे। ये सुनकर अदिति ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये बड़ों की बातें हैं, बच्चे वहां आकर क्या करेंगे, वहां सिर्फ हम बड़े ही जाएंगे। ये सुनकर सभी लोगों के मुंह लटक जाते हैं। सभी ऋत्विक की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे कि वो उनकी तरफ से दादी को मनाए, लेकिन ऋत्विक ने बेशर्मी से अपने कंधे उचका दिए, फिर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। जैसे ही ऋत्विक अपने रूम में एंटर होता है, वो अपना रूम लॉक करके बेड पर पागलों की तरह उछलने लगता है। वो पिलो को हक करता है, बार बार आईने में देखता है और पूरे रूम में तबाही मचा देता है। ओह शिवन्या, थैंक यू सो मच हाँ करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड फॉर आवर ऑफिशियल मीटिंग। ओह, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो आज फिर से ऋत्विक से मिलने वाली होती है। वो वैसे ज्यादा तैयार नहीं होती है, बस सिंपल सी नीले रंग की ड्रेस पहनती है। शिवन्या को सबसे खास बात भी तो यही थी कि उसकी सादगी ही काफी है किसी का भी दिल चुराने के लिए। वो जब अपने रूम से बाहर आती है तो सबके चेहरे पर 12 बजे हुए होते हैं। शोभना पूछती है, बेटा तू एक बार फिर सोच ले, तू पक्का उस लड़के से मिलना चाहती है? नितिन बोला, हाँ दीदी, क्या आपने इस बारे में व्योम से बात की? जिया एक पल के लिए सहम जाती है, जब उसका कोई व्योम है ही नहीं तो कैसा धोखा। वो उन्हें कहती है, माँ पापा नितिन, आप सभी फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब चलिए। सभी फिर जन्नत रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पंडित जी, अंकित, अदिति, यामिनी, अमन, आरव, शीतल, प्रीति, प्रीतेश और ऋत्विक सभी लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। पंडित जी उठते हैं और आपस में सबका परिचय करवाते हैं। यामिनी खुश होते हुए बोली, भाई साहब, हम बहुत नसीब वाले होंगे अगर आपकी बेटी हमारे घर आएगी हमारी बहू बनकर। आपने हाँ करके बहुत अच्छा काम किया है, क्यों अमन जी? अमन ने भी हाँ में सिर हिला दिया। जयेश बोले, जी हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमारी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता यूं सामने से आया, वरना हमें तो इस रिश्ते की दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं थी। ऋत्विक और शिवन्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ऋत्विक हमेशा की तरह सूट बूट में मॉडर्न यंग हैंडसम प्रिंस चार्मिंग लग रहा था, वही शिवन्या सिंपल सी ब्यूटीफुल सिंड्रेला लग रही थी। दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे से मिलने की खुशी साफ नजर आ रही थी। वही बड़ों की सब बातें चल ही रही होती हैं कि ऋत्विक पास में बैठी प्रीति बुआ को कुछ इशारे करता है। ऋत्विक के इशारे समझकर प्रीति ने कहा, शिवन्या बेटा, हमने सुना है कि तुम्हें ऋत्विक से कुछ बात करनी है। अगर तुम चाहो तो बाहर जाकर बात कर सकते हो।
ये सुनकर शीतल ने कहा, हाँ हाँ, कुछ बातें शादी से पहले हो जाए तो ही अच्छा होता है। जाओ बेटा, शिवन्या के साथ बाहर हो आओ। ऋत्विक उनकी बात सुनकर शिवन्या की तरफ देखता है, फिर अपनी जगह से खड़ा होता है। वही शिवन्या भी खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी बाहर जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वहां व्योम की एंट्री हो जाती है, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती। व्योम गुस्से से शिवन्या की तरफ देखता है। अपने सामने यूं अनजान लड़के को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वही माँ, पापा और नितिन खुश हो जाते हैं। नितिन तो व्योम को देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो सीधे व्योम के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। व्योम कड़क आवाज में पूछता है, शिवन्या, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? जिया अपने मन में कहती है, अरे नहीं नागराज, यहाँ ऐसे ये नहीं होना चाहिए था। कहीं वो मुझे नागलोक वापस ना भेज दे। हे शिवजी, मेरी मदद कीजिए। शिवन्या जमीन पर बैठी हुई थी, जो किसी भी वक्त रोने ही वाली थी, और उसके आसपास बच्चे मुस्कुरा रहे थे। शिवन्या की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। शिवन्या के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजने लगा, व्योम, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने मेरे आशीष को मुझसे छीन लिया, क्यों क्यों क्यों? निहारिका ने उसके पास आकर कहा, शिवन्या, तुम तो कितनी मासूम हो। बच्चों को देखकर खुद भी बच्ची बन गई। अब उठ जाओ, हमें और भी जगह देखने जाना है। शिवन्या उनकी बात सुनकर खड़ी हो गई और फिर प्यार से उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद जो हुआ, किसी ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही शिवन्या का प्यार भरा हाथ उसके सिर को छुआ, उसके शरीर का रंग बदलने लगा। ऐसा अक्सर तभी होता था जब नगमानव एक उम्र पूरी करते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वही शिवन्या को भी समझ नहीं आता कि उन्हें एकदम से क्या हुआ। निहारिका खुश होते हुए बोली, शिवन्या, क्या बात है, तुम्हारी शक्तियां, नागमणि की शक्तियां बढ़ रही है। तुमने उन्हें वक्त से पहले ही बड़ा कर लिया। ये तो आज तक मैं भी नहीं कर पाई थी। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन तभी शिवन्या का शरीर फिर से उसके काबू से बाहर हो गया। वो किसी एक दिशा में जाने लगी। सब जो उसकी तारीफें करना चाहते थे, उसे जाता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। निहारिका बोली, शिवन्या, शिवन्या, वहां कहाँ जा रही हो? वहां तो बस समुंदर है शिवन्या। निहारिका उसे देखकर परेशान हो गई। तभी उन लोगों में से किसी एक ने कहा, कोई बात नहीं नागरानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें समुंदर देखना होगा। उन्हें देख आने दीजिए, हम यही उनका इंतजार करते हैं। निहारिका भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, हाँ ये भी सही है। वहां सिवाय समुंदर के है भी क्या? शायद वो वहां नजारा देखने ही गई होगी। मुझे उसे कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो सब अच्छे से देख सके। वही शिवन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है और क्यों। वो खुद से बोली, नागेश, मुझे पता है ये सब तुम ही कर रहे हो। ये सब करना बंद करो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे इससे आजाद करो। नागेश ने कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाने वाला। रही बात चलने की, तो मैं तुम्हें हमारी छोटी सी दुनिया में ले जा रहा हूँ, जो कभी सिर्फ हमारी हुआ करती थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जगह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। शिवन्या ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी माया नहीं हूं जिसे तुम प्यार करते हो। मैं शिवन्या हूं, शिवन्या, व्योम की शिवन्या। ये सुनकर नागेश गुस्से में आ गया। उसने शिवन्या को हवा में उठा लिया और बहती हवा के साथ ले जाने लगा। इससे शिवन्या दंग रह गई और घबराने लगी। समुंदर की ठंडी हवा उसे छूकर निकल रही थी, इसलिए वो कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ समय ऐसे ही जमीन से ऊपर रहने के बाद शिवन्या खुद को संभालती है, फिर अपनी आंखें खोलती है। सामने का खूबसूरत नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने खूबसूरत समुंदर, जहां छोटी बड़ी मछलियां लहरों के ऊपर नीचे आ जा रही थी। वही सामने से डूबता हुआ सूरज और केसरिया आसमान, उसमें उड़ रहे बड़े छोटे पंछी, लहरों की उठने वाली आवाज और तेज हवाएं। शिवन्या उन लहरों के ऊपर हवा में झूल रही थी। उसके पैर बार बार पानी को छू रहे थे, ऐसे में वो पानी को पैरों से उड़ा रही थी। शिवन्या इस नज़ारे में इतना खो गई कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि नागेश ने पीछे से उसकी कमर को पकड़ रखा था और उसे हवा में तैरा रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि शिवन्या खुश है, उसने उसे किनारे पर उतारा। वही शिवन्या के पैर जैसे ही जमीन पर पड़े, वो धाम से नीचे बैठ गई, मानो वो खड़े रहना भूल ही गई हो। वो सिर नीचे झुकाए अपने तेज धड़कते दिल को शांत कर रही थी। वही नागेश प्यार से समुंदर किनारे पर रेत में एक चित्र बनाता है, जिसे देखकर शिवन्या वापस से अनजानी यादों में खो जाती है। कुछ देर बाद शिवन्या को एहसास हुआ कि वो किसकी बाहों में समाई हुई है। वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर उस एहसास को खुलकर जीती है।
वही इंसानी दुनिया में शाम के समय व्योम गुस्से से जिया और ऋत्विक की तरफ देखता है। नितिन व्योम से हिचकिचाते हुए बोला, व्योम आप प्लीज नाराज मत होना, हम यहाँ सिर्फ मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दीदी आपको ही पसंद करती है और आपसे ही शादी करेंगे है ना दीदी। जिया की तो सांस ही अटक गई जब उसने नागराज को देखा। वही ऋत्विक नितिन की बात सुनकर जिया की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। माँ ने बात संभालते हुए कहा, ऋत्विक बेटा देखो हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, दरअसल व्योम और शिवन्या एक दूसरे को पसंद करते हैं और पिछले कुछ समय से डेट कर रहे हैं। इन दोनों का रिश्ता अभी तक आगे नहीं बढ़ा, इसीलिए हम यहाँ आने के लिए मान गए थे। प्लीज तुम बुरा मत मानना। ये सुनकर ऋत्विक के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वही जिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। व्योम लगी हुई आग को और भड़काते हुए बोला, मिस्टर ऋत्विक रायचंद मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है आपको ये बताने में, लेकिन को मम्मी जी ने कहा वही सच है। माना कि हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में हम शादी जरूर करेंगे, तो प्लीज आप आगे का आप खुद ही समझ जाइए। जिया ने जब ऋत्विक का यूं उतरा हुआ चेहरा देखा उसे सच में रोने का मन कर रहा था। वो मन में बोली, हे शिवजी ये क्या कर दिया मैंने, क्यों मैं यहाँ आने के लिए मानी। अगर मैंने हाँ ना की होती तो आज ऋत्विक का दिल नहीं टूटता। इसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे ऋत्विक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब होता देखकर सभी लड़के वाले गुस्सा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो यामिनी भड़क जाती है। उन्हें खड़ा होता देखकर लड़की वाले और पंडित जी भी खड़े हो जाते हैं। अदिति गुस्से से बोली, बहन जी जब आपकी बेटी किसी और के साथ पहले से ही सेट थी तो अपने यहाँ आने के लिए हाँ क्यों की? क्या आप हमारी इंसल्ट करना चाहती थी? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आप सक्सेसफुल रही। यामिनी बोली, और नहीं तो क्या, रिश्ता का मजाक बनाकर रखा है। ऐसा कोई करता है क्या? बेटी का बॉयफ्रेंड इस तरह से आता है और माँ बाप के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, ये कैसी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को? आरव बोला, हाँ भाभी आप सही कह रही है, इनकी बेटी में ही खोट है। अपने माँ बाप के सामने अपने प्रेमी का साथ देते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? ये सारी बातें सुनकर माँ पापा और नितिन तीनों के ही सिर झुक गए। इन सब से जिया के दिल में तेज दर्द उठा। आखिर वो उसके माँ पापा थे। वो लोग कैसे उनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं? जिया ने फिर हिम्मत करके जोर से कहा, बस अब बस। अगर आप लोगों ने मेरे परिवार वालों को एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं सहूंगी। अब ऋत्विक भी गुस्से में आ गया। वो भी जोर से बोला, शिवन्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हम रायचंद परिवार को धमकी देने की? पहले तो तुम हमारे जज्बातों के साथ खेलती हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह हमसे जबान भी लड़ा रही हो। तुम सच में कितनी बुरी हो। आई हेट यू शिवन्या, आई रियली हेट यू। ऋत्विक के मुंह से ऐसी बात सुनकर जिया का दिल दर्द के दरिया में जैसे डूब गया। वो बस रोने ही वाली थी तभी व्योम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हिम्मत रखने को कहता है। हालांकि उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं था, वो बस यही चाहता था कि उसकी साथी किसके भी सामने कमजोर ना पड़े। लेकिन उसका ऐसा करना जहां शिवन्या के परिवार वालों अच्छा लगा वहीं ऋत्विक के परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऋत्विक पूरे हक से शिवन्या को अपनी तरफ लाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि शिवन्या खुद ही उसके पास जा रही है तो उसके दिल में तेज दर्द हुआ। शीतल ने कहा, पंडित जी हमें लगता है कि अब यहाँ कोई बात नहीं हो सकती, तो अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर सभी बड़े वहां से जाने लगे। आखिर में ऋत्विक ने एक नजर शिवन्या को देखा, फिर वो भी वहां से अपने टूटे दिल के साथ चला गया। वही माँ पापा और नितिन खुशी से उछल पड़े। व्योम ने पहले बड़ों के आशीर्वाद लिए, फिर सबके साथ खाना खाया। आखिर में जब वो घर पहुंचे तब व्योम ने माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी खाना बना देंगी? वो क्या है ना, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। माँ खुशी से बोली, जी बिल्कुल मेरे होने वाले दामाद जी, अब तो मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बस कुछ देर इंतजार करिए, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। आखिर में व्योम शिवन्या के लिए उसकी पसंद का माँ के हाथ का खाना लेकर वहां से निकला। वो खुद से ही बोला, शिवू तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो को तुम्हें ऐसा परिवार मिला। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाश मैं भी एक आम इंसान होता। अगर ऐसा होता तो मैं भी दुनिया जहाँ को भूलकर ऐसे मजे से रहता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।